बच्चों, ये है वेक्टर का। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ का। और पॉलीगॉन लॉ में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग। देखिए पॉलीगॉन लॉ में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मैं कहता हूं ये वेक्टर ओ ए है एंड दिस इज वेक्टर ओ बी एंड दिस इज वेक्टर बी सी एंड दिस इज वेक्टर डी सी एंड दिस इज वेक्टर डी, then the resultant will be equal to vector a plus vector b plus vector c plus vector d plus vector a। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि जो वेक्टर रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट वेक्टर वो हमारा क्या है, वो है वेक्टर ओ, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, वो वेक्टर ओ ए के बराबर है प्लस वेक्टर ए बी के बराबर है, राइट। ओ ए प्लस ए बी प्लस वेक्टर बी सी के बराबर है प्लस वेक्टर सी डी के बराबर है प्लस वेक्टर डी ई के बराबर है, या इक्वल टू किसके, ओ ई। यानी ओ ई जो है मैंने इधर लिख दिया है, वो किसके बराबर बेटा, ओ ई के बराबर है, राइट। तो ये है हमारा पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। ओके, अब इसमें देखिए जरा और भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या हो सकता है, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए, राइट, ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। तो अगर मैं इसके टेल से इसके हेड को मिला देता हूँ और इसको लिख दिया मैंने वेक्टर सी, तो वेक्टर सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी रिजल्टेंट, वो होगी किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। या फिर और देखें जरा समझे, मैं और क्या लिख सकता हूँ, जरा समझे सब लोग, मैं और क्या लिख सकता हूँ जरा समझे। इसको मैं इधर लिख दिया, मैं और क्या लिख सकता हूँ जरा देखें समझे। मैं लिख सकता हूँ क्या, कि अगर देखना समझना मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इधर लिख दिया। ओके, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं कह रहा कि ये वेक्टर ए है, राइट, ये वेक्टर ए है, और इसको मैंने कह दिया ये वेक्टर बी है, और इसको कह दिया मैंने वेक्टर सी है, राइट। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं कि जो आर है, वेक्टर आर जो रिजल्टेंट है, वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ वेक्टर सी के, है ना। क्योंकि अगर कोई वेक्टर ये रहा सी, अगर मैं इसको पलट दूं तो ये हो जाएगा माइनस सी। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट हो किसके बराबर है, वेक्टर आर के बराबर है। या लिख सकता हूँ यहाँ पे, वो लिख सकता हूँ माइनस ऑफ वेक्टर सी के। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ, और जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो वेक्टर लिख सकता हूँ। ये बातें क्या सभी को समझ में आई। अगर मैं इसी को और डिटेल में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और अगर मैं इससे मिला दूं ये वेक्टर ई है, अगर मैं इससे मिला दूं तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, राइट। तो आर जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। ये जो मैंने एफ लिख रखा है यही हमारा दरअसल क्या है, वेक्टर आर है। तो मैं वेक्टर आर की वैल्यू क्या लिखूंगा, ये वेक्टर आर में लिख सकता हूँ, है ना। जो ए ई होगा उसी को हम वेक्टर आर लिखेंगे, और वेक्टर आर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए जरा समझिए। मैं क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ वेक्टर आर इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ओके, और अगर मैं आर को पलट दूं, ऐसे लिख दूं, तो ये हो जाएगा माइनस आर। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर आर इक्वल टू कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। या फिर मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, और आर इधर आया तो हो गया प्लस इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, इसको मैं वेक्टर आर लिख रहा हूँ, इसको मैं आर दिखा रहा हूँ। क्या इतनी बातें सबको समझ में आई, हमने उसको चेंज कर दी, है ना, उसको डायरेक्शन को चेंज कर दिया, राइट। अगर ये वेक्टर ऐसे रहता तो ये वेक्टर ऐसे रहता, ऐसे, ठीक है। तो ये सबकी वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखें जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या है देखें जरा, समझे सब लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा, इफ एन प्लानर वेक्टर, को प्लानर वेक्टर बोले, एन को प्लानर वेक्टर, इफ एन को प्लानर वेक्टर of equal magnitude, of equal
magnitude are arranged at equal angle of of equal angle of separation, then their resultant is always जीरो। देखिए जरा समझे, मैंने कहा इफ n कोप्लानर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अरेंज्ड एट इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन देन देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो। जैसे देखिए मैं कहता हूं n की वैल्यू 2 है, राइट, n की वैल्यू 2 है, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 360/2 यानी कितना हुआ 180 डिग्री। इसका मतलब दो वेक्टर है ना, ये वेक्टर इनके जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो, ये वेक्टर ए और यहाँ पे वेक्टर ए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक दूसरे पे कितना है 180 डिग्री पे, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ n इक्वल टू 3 है तो देखिए 360/3 करिए कितना आएगा, यह आएगा 120 डिग्री। अगर मैं कहता हूँ 120 डिग्री पे तीन वेक्टर हैं 120 डिग्री पे, जैसे मैं कहूँ जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड पे है, ये ए है, ये भी इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये कितने डिग्री पे 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री, तीन वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल एंगल पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा जीरो। रिजल्टेंट जो आएगा वो बेटा क्या आएगा जीरो आएगा। अगर मैं कहूँ चार है n इक्वल टू 4 तो देखिए क्या लिख सकते हैं 360/4 करें कितना आएगा 90 डिग्री। यानी मैं कहूँ चार वेक्टर है, ये चार वेक्टर, ठीक है, चारों का मैग्नीट्यूड मैं कह रहा हूँ इक्वल है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा जीरो आएगा, जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए, फिर से देख लीजिए, मैं लिख सकता हूँ क्या, फिर से लिखें पॉलीगन लॉ में, ये लिख सकता हूँ क्या, ये वेक्टर ए, राइट, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं वेक्टर बी, राइट, इसको लिख सकता हूँ क्या वेक्टर सी। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, लिख सकता हूँ, जीरो नहीं, इसको जीरो वेक्टर लिखेंगे अपन लोग। और देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूँ। या फिर लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखना समझना, आ, रुक जाए जरा, यहां तक क्या सबको समझ में आ चुका होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी हम लिख सकते हैं। तो माइनस ऑफ वेक्टर सी लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है, देखिए जरा समझिए, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको हम लोग क्या कर लें, इसका डायरेक्शन चेंज कर लें तो वो रिजल्टेंट के बराबर ही आ जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन बनता है कि थ्री वेक्टर हो, है ना, द रिजल्टेंट ऑफ, ये कॉन्सेप्ट बनता है, द रिजल्टेंट ऑफ three vectors can be zero if they satisfy following condition, they satisfy following condition, ठीक है, फॉलोइंग कंडीशन, देखिए जरा किस कंडीशन में उसका रिजल्टेंट जीरो होगा, यहीं से मैं लिखना चाहता हूं, क्या लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या माइनस ऑफ वेक्टर सी, राइट, लिख सकता हूं मैं। तो इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, देखिए जरा, ये है वेक्टर ए, राइट, और ये है सपोज करिए वेक्टर बी, राइट, और ये है वेक्टर आपका सी, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है जीरो हो सकता है, लेकिन इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है 180 डिग्री हो, तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, ओके। लेकिन थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होगा, तब ऐसा हो पाएगा। अच्छा एक चीज और देखें, मैं अगले पे चलता हूँ, अगले पेज पे, अगर मैं कहता हूँ ये वेक्टर ए है, राइट, ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, ठीक है, और दोनों वेक्टर मैं कह रहा हूँ बराबर है, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा
ये होगा रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये इक्वल एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं कहता हूं ये है वेक्टर सी और इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर सी की वैल्यू मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर हो तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। राइट, इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या बनता है, कहता है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन गिवन द जीरो रिजल्टेंट, जबकि किसमें हो इक्विलिब्रियम में। लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following group can given zero resultant, zero resultant, जीरो रिजल्टेंट, जबकि किसमें हो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम में। अब मैंने वेक्टर दे रखा, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर में कौन कौन सा दे रखा भाई, ये ए, वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। ये पहला मान लिया मैंने, दूसरा मान लिया, तीसरा और चौथा, चार पेयर लेता हूँ। ए का दिया है 2 न्यूटन, बी की वैल्यू दे रखा है 4 न्यूटन, फिर ए की वैल्यू दे रखा है 12 न्यूटन, बी की वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन, फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 न्यूटन, चौथा दे रखा है 2 न्यूटन, और चौथे में दे रखा है 8 न्यूटन और कितना 1 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट दे रखा है पहले वाले में 8 न्यूटन, फिर 23 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन और फिर है 2 न्यूटन। ओके, आ, हमने कहा था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन करना होगा तो आप एक काम करना, इसके दो स्टेप बता रहे हैं। स्टेप वन है कि आप फाइंड करेंगे क्या, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वेक्टर का निकालना तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम देखिए ए और बी की अगर मैं बात करूं किसी भी वेक्टर के लिए, तो पहले मैक्सिमम मिनिमम मानना निकालना। और हमने कहा था कि अगर मैग्नीट्यूड, देखना जरा समझना, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर सम if magnitude if magnitude if magnitude of third lying in the same in the lying in the in this not the in this range, then their resultant their resultant can be zero। देखिए पहले हम निकालेंगे फाइनल, फाइंड करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। अगर उसका अगर उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो थर्ड वाले से क्या होगा, रेंज में आएगा, लाइंग द रेंज, देन द रिजल्टेंट कैन बी जीरो। लाइक एग्जांपल में देखता हूँ। अब हमारे पास ए और बी है, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आर मैक्सिमम वैल्यू होगी कितना, ए प्लस बी, यानी कितना होगा 2 + 4, यानी मतलब कितना 6। और मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम होगा, दोनों में डिफरेंस निकाल देते हैं हम लोग, ए जो बड़ा होता है उसमें से निकाल घटा दे लेते हैं, तो यानी कितना 4 - 2, यानी कितना आया 2, यानी जो हमारा 6 और 2 के मिड वाले रेंज में आएगा वो हमें क्या देगा, उसका रिजल्टेंट तीसरा वाला जीरो देगा। अगर जो नहीं आएगा वो जीरो नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं कौन आ सकता है। देखिए तीसरे वाले में ए और 1 और 2 का सम करिए, कितना आएगा 3, है ना, और सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा। देखिए जैसे मैं तीसरे वाले को कर रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3 और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी 1। तो जो यहाँ पे 3 है वो इन्हीं दोनों के बीच में तो इसी की रेंज में तो लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हमें जीरो देगा। बट अगर मैं 2 और 4 में देखें तो इसका कितना हुआ, ये हो गया 6, ओके, और घटाइए तो कितना हो गया 2। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले वाले में ये 8 जो है इन दोनों के बीच में रेंज नहीं आएगी तो हमें नहीं देगा। सिमिलरली इसमें देखिए 10 और 12, इसको जो सम करिए 23 हुआ और सब्ट्रैक्ट करिए 2 हुआ,
23 इन दोनों के रेंज में नहीं आ रहा, तो इसका रिजल्टेंट 0 नहीं देगा। सिमिलरली 8 और 1 का देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आएगा और ऐड करने पर 9 आएगा। तो जो 2 है वो 7 और 9 के बीच के रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमें रिजल्टेंट इसका 0 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हम लोगों ने देखा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और। अगर मैंने कहा कि ये हेक्सागन है, लाइक, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, और ये ओ है, ये ओ है, और इसको मैंने कर दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और ये रहा वेक्टर डी, ये रहा ई, ओ ई, और ये रहा एफ, यानी ओ एफ। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो हम जानते हैं कि अगर n कोप्लानर वेक्टर है और इक्वल एंगल पे हो, इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन हो, तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है, 0 आता है ना। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, 0 आ गया, क्योंकि ये देखिए 6 वेक्टर है और सब इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन पे है, तो इसके लिए इसका रिजल्टेंट कितना होगा, 0 आएगा। ओके, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये है क्वेश्चन, और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है।